और के न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर है। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर बोला जाता है, ठीक है। और डी मेरा इफेक्टिव डेप्थ होता है। तो और यहाँ पे हमने बताए थे जो सब, ये मेरा जो कंप्रेशन है, कंप्रेशन क्या होता है और टेंशन क्या होता है। तो ये जो मेरा स्ट्रेस डायग्राम है, देखो ट्रायंगुलर शेप का है, ट्रायंगुलर शेप का मेरा स्ट्रेस डायग्राम है। इससे इसका जो टॉप वाले जो डिस्टेंस है इसका वैल्यू है सिग्मा सीवीसी, और इसका बॉटम वाले पोर्शन का जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है सिग्मा एस टी बाई एम। तो इसका हम लोग ने सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल किए थे। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का बेसिस में सिग्मा सीवीसी डिवाइडेड बाई सिग्मा एस टी बाई एम इजिकल टू उसका जो वैल्यू आया था n डिवाइडेड बाई डी माइनस एन, ठीक है। ये एक हम लोगों के पास फॉर्मूला आया था जिसमें n का वैल्यू जब हम लोगों ने kd लेके कैलकुलेट करते तो उसका आता है m सिग्मा सीवीसी डिवाइडेड बाई सिग्मा एस टी इजिकल टू होता है n बाई डी माइनस एन। जब n का वैल्यू k इंटू डी है तो वो इजिकल टू हो जाएगा 1 माइनस के। हम लोगों ने पिछले क्लास में इसका प्रूव किए थे, ठीक है। यह तक समझ में आया? थोड़ा मोड़ा बताते हैं। हम लोगों को सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के केस में कितना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोगों ने कैलकुलेट करते हैं। तो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के केस में जो, अभी कौन आ रहा है, दीपक, अच्छा ये लोगों ने इतना लेट करके आ रहा है, अच्छा और भी कोई आ रहा है, दो ठो रुको, लोग ऐड कर। भीकी दीपक तुम लोग का लेट क्यों हुआ? कहाँ थे तुम लोग? नहीं आया था? आया तो है, गूगल क्लास में आ गया था, भेज दिए थे। गूगल क्लासरूम में देखा करो, जो टाइमिंग होता है उस टाइमिंग का बेसिस में भेज देते हैं। हम्म, ठीक है। तो हम लोगों के पास एक सिंगली रेनफोर्स्ड बीम था, एक सिंगली रेनफोर्स्ड बीम है। सिंगली रेनफोर्स मतलब इसका बॉटम वाले पोर्शन में हम लोग रेनफोर्समेंट देके रखे, और ये जो इसका जो रेनफोर्समेंट का टॉप से लेके रेनफोर्समेंट का सेंटर तक का जो डिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ बोला जाता है, जिसको हम लोगों ने डी से डिनोट करते हैं। और इस सेक्शन का जो बीच में एक एक्सिस जाता है, जिस एक्सिस में स्ट्रेस जीरो होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस बोला जाता है, न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। तो ये जो एक्सिस जिसमें मेरा स्ट्रेस जीरो होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस, और न्यूट्रल एक्सिस को ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन एरिया, और बॉटम वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं टेंसाइल एरिया, ठीक है। तो हम लोगों को कंप्रेशन वाले एरिया में कितना मेरा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ रहा है और टेंशन वाले एरिया में मेरा कितना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ रहा है, लास्ट में यही कैलकुलेट करना है। तो इसका जो डेरिवेशन है, तो इसका कितना स्ट्रेस डायग्राम कैसे होता है। तो सपोज ये मेरा रेक्टेंगुलर सेक्शन है, तो इसका स्ट्रेस डायग्राम थोड़ा ट्रायंगल जैसा शेप होगा। कैसे होगा बताते हैं। इसका जो स्ट्रेस डायग्राम होता है वो थोड़ा इस शेप का होता है, इसका बॉटम में रेनफोर्समेंट है, तो इस शेप का इसका स्ट्रेस डायग्राम होगा, रेक्टेंगुलर, बीच में न्यूट्रल एक्सिस है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा सीवीसी,
और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा एस टी डिवाइडेड बाई एम। एम क्या होता है? एम होता है मॉड्यूलर रेशियो। तो मॉड्यूलर रेशियो इसलिए यूज किया जाता है जो मेरा स्टील के एरिया को कंक्रीट का एरिया में कन्वर्ट करने के लिए मॉड्यूलर रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं किंवा डिवाइड करते हैं। तो एक जनरली इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि स्टील स्टील तुमने इस अमाउंट का लोगे तो कंक्रीट हम लोगों को इतना अमाउंट का लेना पड़ता है। किस लिए? क्योंकि स्टील का स्ट्रेस ज्यादा होता है कंक्रीट से, तो स्टील का स्ट्रेस को कंक्रीट के सेम आने के लिए हम लोग मॉड्यूलर रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो यहाँ पे सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल करती है। ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, और यहाँ पे देखो और एक ट्राइंगल। तो इस दोनों ट्राइंगल को और न्यूट्रल एक्सिस तक इसका कितना डिस्टेंस है? n है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा इफेक्टिव डेप्थ जे के डिनोट करते d। और न्यूट्रल एक्सिस तक डिस्टेंस n हुआ तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना डिस्टेंस होगा बताओ? तो d माइनस n। तो इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल इस दोनों को हम लोग सिमिलरिटी करेंगे तो क्या आएगा? सिग्मा, इसको रेड में करते, सिग्मा सीवीसी डिवाइडेड बाई एन इज इक्वल टू सिग्मा एस टी बाई एम डिवाइडेड बाई डी माइनस एन। ये हम लोगों ने लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल। तो सबको लेट करके आ रहा है। खुशबू तुम्हारा क्यों लेट हुआ? लेट क्यों हुआ खुशबू? कोई है कि नहीं है? दिवाकर क्यों हुआ? क्या काम कर रहे थे? को- हाँ बोलो। क्या कर रहे थे? क्या हुआ पानी? अच्छा। और खुशबू तुम्हारा क्या हुआ था? किसी को पता नहीं चला? हम्म, चलो ठीक है। होली क्या बोल रहे हो? टाइम फर्स्ट टर्म में रहता है ना क्लास तुम लोग का? क्लास नहीं हुआ आज? कोई क्लास हुआ ही नहीं है। कोई हम ही क्लास ले रहा है। फर्स्ट क्लास का क्या? फर्स्ट क्लास किसका हुआ? और बस मेरा ही हो रहा है अभी। मतलब होली के चलते बहुत कोई आए भी नहीं रहे, देखे तुम लोगों का और भी बहुत कम स्टूडेंट है, होली है इसलिए क्या? नहीं, हम दोपहर को तो उतना आदत नहीं है हमको सोने का। और भी काम रहता है ना, बहुत सारा काम। तुम लोगों का क्लास लेंगे और भी काम है। वीडियो अपलोड करना पड़ता है, ये करो, नेट ऑन करके इसमें तुम लोगों का हर क्लास का रिपोर्ट भेजो, ये सब भी काम रहता है। तो चलो पिछले क्लास वाला ही हमने डिस्कस कर रहा है, जो भी नहीं था उसको बता देते हैं।
तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने इस सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल किए थे, तो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल का हिसाब से मेरा कितना आ रहा है फॉर्मूला, ये इतना तक सबको क्लियर है? सिग्मा सीबीसी डिवाइडेड बाय एन, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल करो। इस ट्राइंगल ए वाला पोर्शन का ट्राइंगल इसको करो, और इस ट्राइंगल, ये दोनों को सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल करो। तो ये फॉर्मूला आ रहा है, देखो तो एक बार चेक करो तुम लोग, आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। हाँ, आ रहा है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो यहाँ पे तुम लोगों ने n का वैल्यू k इंटू डी कर दो, तो उसके बाद कौन सा फॉर्मूला आएगा बताओ तुम लोग। जब हम लोगों ने n का वैल्यू k इंटू डी करेंगे, जब n इज इक्वल टू k इंटू डी, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग कैलकुलेट करो कौन सा वैल्यू आएगा। n का वैल्यू k इंटू डी करते तो a आ रहा है कि नहीं, m इंटू सिग्मा सीवीसी डिवाइडेड बाय सिग्मा इक्वल टू आ रहा है सबको, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इसका हम लोगों को यूजेस है। देखो यहाँ पे जो एन है, एन को हम लोग क्या बोले, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ। यहाँ पे जो एन है, एन जो है हम लोग जो एन इंटू, हाँ यहाँ पे लिखते हैं, जो यहाँ पे जो एन का जो वैल्यू है, जिसको हम लोग एन ले रहा है ना एन, तो ये एन होता है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस बोला जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। इसको हमने बाद में बताएंगे क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, और एक होता है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, वो क्या होता है। तो इसमें जो एन होता है ये मेरा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, इसको लेते हैं। उसके बाद देखो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का कैसे हम लोग कैलकुलेट करते, तो हम लोगों को पहले कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ द स्टील। तो एरिया ऑफ द स्टील हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट करते, ये मेरा स्ट्रेस डायग्राम है, और ये मेरा बी है जिसका विड्थ है रेक्टेंगुलर सेक्शन का, और न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ का वैल्यू कितना है, एन है, एन है, और ए वाले पोर्शन डी माइनस एन, डी माइनस एन। तो देखो ये जो रेक्टेंगल वाले सेक्शन न्यूट्रल एक्सिस का अबव वाले का देखो, तो यहाँ पे हम लोगों ने न्यूट्रल एक्सिस के बेस में इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाते हैं, तो हमारा जो टोटल कंप्रेशन इज इक्वल टू टोटल टेंशन होता है। पिछले क्लास में बताए थे टोटल कंप्रेशन इज इक्वल टू टोटल टेंशन होता है, तो इसका मोमेंट ऑफ कंप्रेसिव एरिया इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ टेंसाइल एरिया होगा। तो मोमेंट इसे हम लोग लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ, ऐसा हम यहाँ पे बता देते हैं, मोमेंट ऑफ कंप्रेसिव एरिया इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ टेंसाइल एरिया होगा। तो मोमेंट ऑफ कंप्रेसिव एरिया, तो मोमेंट ऑफ कंप्रेसिव एरिया हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसके रेस्पेक्ट में हम लोग न्यूट्रल एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट लेंगे, तो मोमेंट ऑफ कंप्रेसिव एरिया कितना होगा, बी इंटू एन। इस न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ कितना है, एन है, बी इंटू एन। और रेक्टेंगुलर सेक्शन के केस में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो हाफ में होता है, बी इंटू एन बाई टू इजिकल टू कितना होगा, जब भी जो स्टील प्रोवाइड करके रखा गया है, तो ए स्टील का एरिया कितना है, ए एस टी। तो इसको एम इंटू ए एस टी इंटू
इसका कितना है, इसका कहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ पे d माइनस एन पे इसका काम कर रहा है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो इंटू डी माइनस एन, इंटू डी माइनस एन, इंटू डी माइनस एन। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ, पिछले क्लास में भी बताए थे इसको। d इंटू एन बाई टू इज इक्वल टू एम इंटू एस टी इंटू डी माइनस एन, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम लोग को एक परसेंटेज ऑफ स्टील भी कैलकुलेट करना पड़ता है, तो परसेंटेज ऑफ द स्टील हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज ऑफ द स्टील इज इक्वल टू होता है एस टी डिवाइडेड बाई बी इंटू डी इंटू 100 होता है, क्योंकि हम लोग टोटल एरिया ऑफ द स्टील को हम लोग रेक्टेंगुलर सेक्शन का एरिया से डिवाइड कर देते हैं, तो वो मुझे परसेंटेज ऑफ द स्टील कैलकुलेट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने किए थे लीवर आर्म, तो लीवर आर्म हम लोगों को कैसे मिला था, तो लीवर आर्म क्या होता है, लीवर आर्म होता है एक डिस्टेंस होता है जो सेंटर ऑफ कंप्रेशन से लेके सेंटर ऑफ टेंशन तक का, सपोज जो मेरा सारा का सारा जो कंप्रेशन है, जो मेरा इस सेक्शन का जो सारा का सारा जो कंप्रेशन है वो मेरा एक पॉइंट में आ रहा है। अब ये मेरा स्ट्रेस डायग्राम है, तो यहाँ पे जो ये मेरा कंप्रेशन वाला एरिया है, तो कंप्रेशन वाले एरिया का कोई भी एक सेंटर होगा जिसमें सारा का सारा कंप्रेशन इस पॉइंट में लग रहा है, कोई तो एक सेंटर होगा जिसमें सारा का सारा कंप्रेशन इसमें लगता है। और हम लोगों को पता है जो मेरा ट्रायंगल सेक्शन के केस में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो 1/3 में काम करता है, 1/3 में काम करता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है मेरा, कितना होना चाहिए, मेरा टोटल डेप्थ तो n हुआ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, n/3, n/3 होगा ना, n/3 में काम कर रहा है मेरा सारा का सारा कंप्रेशन है। कोई एक पॉइंट है जिसमें एक सेंटर होता है, जिस सेंटर में मेरा इसका इस ट्रायंगल सेक्शन का एक पॉइंट है, जिस पॉइंट में सारा का सारा कंप्रेशन एक पॉइंट में आके काम कर रहा है, तो वो जो पॉइंट है उसमें हम लोग को पता है जो ट्रायंगल सेक्शन होता है उसका 1/3 में सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, तो इसका ऊपर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, n/3, n/3 होगा कि नहीं, बताओ, ये समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। कोई कुछ बोलो, क्लियर है। तो और मेरा स्टील के सेक्शन में यहाँ पे सेंटर किस में है, यहाँ पे सेंटर यही वाला डिस्टेंस है मेरा स्टील के केस में, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, d माइनस एन है, तो d माइनस डिस्टेंस पे इसका सेंटर है। तो देखो लीवर आर्म क्या है, सेंटर ऑफ कंप्रेशन लेके सेंटर ऑफ टेंशन तक का जो डिस्टेंस है, तो ये मेरा सेंटर ऑफ कंप्रेशन यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, ये मेरा सेंटर ऑफ कंप्रेशन है, और सेंटर ऑफ टेंशन यहाँ पे लग रहा है, तो ये दोनों का बीच वाले जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं लीवर आर्म। तो लीवर आर्म का कितना डिस्टेंस होगा, मेरा इफेक्टिव डेप्थ d हुआ तो लीवर आर्म कितना होगा, और सेंटर ऑफ कंप्रेशन का टॉप से लेके डिस्टेंस मेरा n/3 हुआ, तो मेरा उसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, d माइनस n/3, आएगा कि नहीं आएगा, बोलो, d माइनस n/3, तो n का वैल्यू मेरा kd होगा, तो क्या आएगा, तुम लोग कैलकुलेट करो, n का वैल्यू k इंटू डी हुआ तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, d आ जाएगा d 1 माइनस k/3, या तो 1 माइनस k/3 इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, j से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर, जिसमें j इज इक्वल टू लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर, ठीक है, इतना तक सबको क्लियर है।
क्लियर है कि नहीं है बताओ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, कुछ आइडिया किसी को मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? कोई कुछ बोलो। सपोज मान के चलो मेरे पास एक सेक्शन है, ठीक है, इसमें हम लोगों ने लोड दे रहा है, तो लोड देंगे तो ये जो सेक्शन है वो थोड़ा बेंड करने का कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? बेंड होने का कोशिश करेगा। तो जब वो होने का कोशिश करता है तो सेक्शन भी एक अपोजिट फोर्स भी देता है, मतलब उस मूवमेंट को रेजिस्ट करने के लिए। जो न्यूटन का थर्ड लॉ, तो थर्ड लॉ तुम लोगों को सबको पता है, जब सेक्शन में जब कोई लोड आएगा तो वो इस लोड को रेजिस्ट करने का कोशिश करता है, क्योंकि वो लोड के वजह से सेक्शन मेरा बेंड होना चाहता है, बट वो रेजिस्ट भी करता है इस सेक्शन को। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बोला जाता है। मतलब when the section subjected to external load, the resisting moment is developed due to compression in concrete and the tension in steel। मतलब लोड के वजह से मेरा जो सेक्शन है वो बेंड होने का कोशिश करता है, बट उसका अंदर भी मूवमेंट रेजिस्ट करने के लिए उसका अंदर भी पावर रहता है जो वो मूवमेंट को रेजिस्ट करे। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर द कंप्रेसिव एक्शन के केस में हम लोग को कितना होना चाहिए? तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर द कंप्रेसिव एक्शन, तो मेरा कौन सा था, हम इसी से ड्रॉ से बताते हैं। मूवमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो इस सेक्शन को तुम लोगों ने देखो, इस सेक्शन को देखो अच्छा से। इस सेक्शन में मेरा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू कंप्रेसिव एक्शन में कितना आना चाहिए? तो पहले देखो ये ट्रायंगल वाले पोर्शन है, तो इसमें कौन सा होगा? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर द कंप्रेसिव एक्शन के केस में वो हो जाएगा कितना है? ट्रायंगल के केस में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, उसका कितना होता है? एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसको हम लोग लिखते हैं हाफ इंटू, इसका बेस कितना है? सिग्मा इंटू सीबीसी इंटू एन, बट इसको हम लोगों का फोर्स के इक्वल लेके आना है, इसीलिए इसका जो विड्थ है, रेक्टेंगुलर सेक्शन का जो विड्थ है बी है, बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको हम लोग फोर्स में कन्वर्ट करना है। तो इनटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? d माइनस एन बाई थ्री, जो मेरा लीवर आर्म मिला वही मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। कितना है? d माइनस एन बाई थ्री। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलो। ये मेरा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लिख सकते हैं? तो हाँ बोल रहा है, हाँ बोल रहा है, बोल रहा है। मेरे पास एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ठीक है, जिसका विड्थ है बी है। इसका जो स्ट्रेस डायग्राम है, सपोज यहाँ पे हम लोगों ने स्टील प्रोवाइड करके रखे हुए हैं, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। तो इसका स्ट्रेस डायग्राम कैसे होगा? ट्रायंगुलर शेप का होगा, और जिसका बीच में न्यूट्रल एक्सिस जाता है, जिसमें स्ट्रेस जीरो होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है? सिग्मा इंटू सीबीसी। और यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना है? सिग्मा एस टी डिवाइडेड बाई एम। और न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ कितना है? मेरा एन है। और सेंटर ऑफ कंप्रेशन से लेके सेंटर ऑफ टेंशन तक का डिस्टेंस जो लीवर आर्म हम लोगों को मिला, उसका वैल्यू मिला d माइनस एन बाई थ्री मिला। तो हम लोगों को अभी कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर द कंप्रेसिव एक्शन की वजह से कितना आ रहा है। मतलब ये जो कंप्रेसिव एक्शन, मतलब इस वाला ट्रायंगल को तुम लोगों ने देखो, इस ट्रायंगल का
इस ट्राइंगल में मेरा कंप्रेशन आ रहा है, कंप्रेसिव एक्शन इसको बोल रहा है, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू कंप्रेसिव एक्शन में कितना होगा। इस ट्राइंगल क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं उसी को हम लोग मूवमेंट बोलते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम लोग देख लेना, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम लोगों को फोर्स चाहिए, तो फोर्स के लिए हम लोग इस ट्राइंगल को कैलकुलेट करते। फोर्स क्या होता है, लोड इनटू एरिया होता है। तो देखो हम लोगों को फोर्स कैलकुलेट करना है, तो इस ट्राइंगल के सेक्शन के लिए एरिया कितना है, एरिया कितना होना चाहिए, हाफ। ट्राइंगल के लिए एरिया कितना होता है, हाफ। बेस कितना है यहाँ पे, बेस कहाँ है, बेस यहाँ पे बेस कितना है, सिग्मा। इसका हाइट कितना है, एन। तो इसको हम लोगों ने फोर्स में कन्वर्ट करना है। देखो इसका यूनिट कितना आ रहा है, सिग्मा सीबीसी का यूनिट कितना है, स्ट्रेस न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और हम लोगों को एन का कितना है यूनिट, एमएम। एमएम में सोचो, ए मेरा न्यूट्रॉन पर एमएम स्क्वायर में आ रहा है, तो इनटू एन का यूनिट क्या है, एमएम। तो यहाँ पे मेरा एक एमएम ज्यादा हो रहा है, मतलब हम लोगों को ये फोर्स में कन्वर्ट करना है, तो फोर्स में ओनली न्यूटन ही रहेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने इसका जो विड्थ है, मतलब इस रेक्टेंगुलर सेक्शन को विड्थ से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए। इसको हम लोगों ने फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए इसका एक विड्थ से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तब हम लोगों के पास फोर्स मिलता है। तो अभी इसका यूनिट टोटल कितना होगा, और एमएम बढ़ गया, तो मेरा फोर्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो इनटू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, टोटल देखो कंप्रेशन सेंटर में लग रहा है, तो सेंटर ऑफ कंप्रेशन से लेके सेंटर ऑफ टेंशन तक का जितना डिस्टेंस है वही मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो कितना है, d-n/3, मतलब बस यही याद रखो, लीवर आर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो लीवर आर्म मेरा कितना है, इंटू d-n/3। समझ में आया। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर द कंप्रेसिबल एक्शन में कितना होगा, हाफ इंटू सिग्मा सीबीसी इंटू एन इंटू बी इंटू d-n/3। समझ में आया कि नहीं आया, वो आ गया, ठीक है। अभी मेरे पास आया हाफ इंटू सिग्मा सीबीसी इंटू एन इंटू बी इंटू d-3। तो अभी तुम लोगों ने काम करो, एन का जगह में k इंटू डी पुट कर दो, तो क्या आएगा मेरा इक्वेशन। तो हाफ इंटू सिग्मा सीबीसी इंटू बी इंटू एन इज इक्वल टू के इंटू डी माइनस के इंटू d/3। इसको हम लोगों ने लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलो, लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने डी को कॉमन ले लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो मेरा कितना आएगा, हाफ इंटू सिग्मा सीबीसी इंटू बी इंटू के इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास बाहर भी एक डी है, तो डी स्क्वायर इंटू 1 - k/3। इतना तक क्लियर है।
तो इतना तक क्लियर है ना सबको? ठीक है, तो 1 माइनस के बाई 3 को हम लोगों ने क्या लिए थे? है, तो जे क्या होता है? लिवाराम डेप्थ फैक्टर होता है। तो 1 माइनस के बाई 3 की जगह में हम लोगों ने जे पुट कर देंगे। तो जे पुट कर दिए, तो देखो मेरा फॉर्मूला क्या आया, हाफ इंटू सिग्मा सीवीसी इंटू के इंटू जे इंटू बी डी स्क्वायर। तो बी डी स्क्वायर को हम लोगों ने बाहर रखेंगे, और ये जो टोटल जो टर्म है हाफ इंटू सिग्मा सीवीसी इंटू के इंटू जे, इसको कोई कोई बुक में देखना क्यू दे के डिनोट किया है, कोई कोई बुक में आर दे के डिनोट किया है। तो मेरा एटलीस्ट लास्ट में फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मेरा फॉर्मूला आ जाएगा क्यू इंटू बी इंटू डी स्क्वायर, जिसमें Q क्या है? Q होता है हाफ इंटू सिग्मा सीबीसी इंटू के इंटू जे, इसको Q से डिनोट किया है। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू कंप्रेसिव एक्शन की वजह से मेरा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना आ रहा है। तो ऐसे हम लोग को टेंशन वाले साइड के लिए भी हम लोगों को मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना आ रहा है वो भी कैलकुलेट करना है। तो टेंशन वाले का जो साइड का जो हम लोगों ने मिला था, जो परमिसिबल यील्ड स्ट्रेंथ होता है, उसको हम लोग सिग्मा एस टी से डिनोट किया है। तो एस टी क्या होता है? टेंसाइल स्ट्रेस द डेवलप्ड इन द स्टील। तो इसको हम लोग एरिया ऑफ द स्टील से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सिग्मा एस टी इंटू एच टी। तो यहाँ पे फोर्स का कितना यूनिट हो रहा है? न्यूटन में हो रहा है। सिग्मा एस टी का यूनिट क्या होता है? ये मेरा कौन सा यूनिट? न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो इसको हम लोगों ने एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा फोर्स आ रहा है। तो कितना हो रहा है? इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब लीवर आर्म से मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को। तो सिग्मा एस टी इंटू एस टी इंटू डी माइनस एन बाई 3। तो इसका हम लोगों ने एन का वैल्यू हम लोगों ने के इंटू डी लिख सकते हैं। तो के इंटू डी डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, तो यहाँ पे हम लोगों ने डी कॉमन ले लेंगे। तो डी कॉमन लिए तो उसका वैल्यू कितना आएगा? सिग्मा एस टी इंटू एस टी इंटू डी इंटू 1 माइनस के बाई 3। तो 1 माइनस के बाई 3 हम लोगों ने पहले किए है, जो जिसको हम लोगों ने जे से डिनोट करते हैं। तो मेरा जो वैल्यू है सिग्मा एस टी इंटू एस टी डी इंटू जे। तो यहाँ से हम लोगों ने एरिया ऑफ द स्टील भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो एरिया ऑफ द स्टील जो मेरा टोटल मूवमेंट ऑफ है उसको डिवाइडेड बाय सिग्मा एस टी इंटू जे इंटू डी कर सकते। तो मुझे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू टेंसाइल वाले एक्शन के लिए उसको कैलकुलेट करने बोला, तो हम लोगों को इस फॉर्मूला का यूज करना है, सिग्मा एस टी इंटू एस टी इंटू डी माइनस एन बाई 3। ठीक है, समझ में आया इतना था? हम लोगों को प्रूव करना है जिसमें के का वैल्यू, अगर तुम लोगों के पास के का जो वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए, अगर इसको हम लोगों ने डेरिवेशन करेंगे, ये फॉर्मूला कहाँ से आया। तो के का वैल्यू 2 इंटू 80 280 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई सिग्मा एस टी प्लस 280 280 डिवाइडेड बाई 3। तो इसको हम लोगों ने प्रूव करते हैं। तो ये कहाँ से आया? क्योंकि कोई कोई न्यूमेरिकल में हम लोगों के पास सिग्मा एस टी का तो वैल्यू रहता है, बट के का वैल्यू हम लोगों को नहीं मिलता है। तब हम लोगों ने इस फॉर्मूला से उसको कैलकुलेट कर लेते हैं के का वैल्यू कितना आ रहा है। के क्या होता है? न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर, एन इज इक्वल टू के इंटू डी। तो इसमें के का वैल्यू हम लोगों को कोई कोई न्यूमेरिकल में नहीं रहता है, तो हम लोगों ने सिग्मा एस टी का वैल्यू रहेगा बट के का वैल्यू नहीं रहता है। तो एन का भी वैल्यू सपोज मेरे पास नहीं है, जिसमें हम लोग के का वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? तो के का वैल्यू हम लोग को मिल गया, तो एन का भी वैल्यू मिल जाएगा, एन इज इक्वल टू के इंटू डी। तो के का वैल्यू इज इक्वल टू 2 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 280 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई सिग्मा एस टी प्लस 280 बाई 3। तो इसको हम लोग प्रूव करेंगे के का वैल्यू इतना कैसे आ रहा है। तो देखो इसका प्रूव करते हैं। वैसे प्रूफ वाला इससे इम्पोर्टेंट नहीं है, हम दिखा दे रहा है कैसे आया। तो हम लोगों के पास एक फॉर्मूला आया पहले, जो हम लोग सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से, ये वाला क्लियर है ना? इस फॉर्मूला कहाँ से आया? सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल किए थे हम लोगों ने। तो यहाँ से तुम लोग सिग्मा सीवीसी इंटू 1 माइनस के इधर इधर मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तो सिग्मा सीवीसी इंटू 1 माइनस के
इज इक्वल टू के इंटू सिग्मा एस टी डिवाइडेड बाई एम, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो m को इधर मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस के इंटू एम इंटू सिग्मा सीवीसी इज इक्वल टू के इंटू सिग्मा एस टी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। हम लोग पर एक्ट किए थे, जो हम लोग आईएस कोड से हम लोग को मिला था, जो मॉड्यूलर रेशियो m का जो वैल्यू होता है वो होता है 280 डिवाइडेड बाई 3 इंटू सिग्मा सीवीसी। हम लोग को आईएस कोड से मिला था ना, एजम्पशन में, याद करो, मिला था। तो यहाँ पे हम लोगों ने मॉड्यूलर रेशियो जो एम का जो वैल्यू है, देखो हम लोगों ने ए वाला हम लोगों ने कहाँ पुट करेंगे, बाद में पुट करते हैं। तो यहाँ से देखो हम लोगों ने यहाँ से ए वाला फॉर्मूला कहाँ से आया, तो इसको बस मल्टीप्लाई कर दिए, एम इंटू सिग्मा सीवीसी माइनस एम इंटू के इंटू सिग्मा सीवीसी इज इक्वल टू के इंटू सिग्मा एस टी आ जाएगा। तो इसको हम लोगों ने लिख सकते हैं यहाँ से m इंटू सिग्मा सीवीसी का वैल्यू हम लोगों ने आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो m इंटू सिग्मा सीवीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू सिग्मा एस टी प्लस m इंटू सिग्मा k इंटू सिग्मा सीवीसी। तो यहाँ से हम लोगों ने k को कॉमन ले लेंगे तो मेरा वैल्यू इतना आ जाएगा। तो k को हम लोगों ने लिख सकते, तो यहाँ से देखो a वाला मेरे पास a आया और m इंटू सिग्मा सीवीसी आया, तो हम लोगों को k मिल जाएगा। k का वैल्यू कितना होगा, m इंटू सिग्मा सीवीसी डिवाइडेड बाई सिग्मा एस टी प्लस m इंटू सिग्मा सीवीसी। कर सकते हैं, बोलो, देखो तुम लोग एक बार कर सकते हैं। तो m इंटू सिग्मा सीवीसी से सब ऊपर और नीचे वाला को डिवाइड कर दो, तो ऊपर में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और नीचे में कितना आएगा, सिग्मा एस टी डिवाइडेड बाई m सिग्मा सीवीसी प्लस 1 हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ पे जो m है, m का वैल्यू पुट कर दो, m इज इक्वल टू 2 इंटू 280 डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा सीवीसी, यहाँ पे पुट कर दो, m का जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर दो। तो कितना आएगा, मेरा जो वैल्यू आएगा, देखो यहाँ पे सिग्मा सीवीसी कट जाएगा, तो मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा, k का वैल्यू आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई सिग्मा एस टी डिवाइडेड बाई 280 बाई 3 प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने ये फॉर्मूला मिल सकता है, इसको एक बार देख लो, ये फॉर्मूला आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो लोग के का वैल्यू। तो मेरा प्रूफ हो गया, जो k है न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर, उसको हम लोग इस फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 280 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई सिग्मा एस टी प्लस 2 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग का कितना टाइप ऑफ सेक्शन है। सेक्शन इम्पोर्टेंट है। देखो हम लोग का जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड बोलो, लिमिट स्टेट मेथड बोलो, सबके लिए जो सेक्शन होता है 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। एक होता है बैलेंस सेक्शन, और एक होता है ओवर रेनफोर्स सेक्शन, और एक होता है अंडर रेनफोर्स सेक्शन। कौन कौन सा सेक्शन है, एक होता है बैलेंस्ड सेक्शन, सेकंड है ओवर रेनफोर्स्ड, सेक्शन, थर्ड है अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है, याद रहेगा। तो बैलेंस सेक्शन मतलब जिसमें स्ट्रेस इन कंक्रीट इज इक्वल टू स्ट्रेस इन स्टील, दोनों का स्ट्रेस इक्वल है, उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस सेक्शन। मतलब सपोज मेरे पास एक सेक्शन है, ठीक है, मेरे पास एक सेक्शन है, देखो यही वाला, देखो हम इसी से करते हैं। देखो ये मेरे पास एक सेक्शन है जिसका बीच में देखो न्यूट्रल एक्सिस गया है, और नीचे में स्टील प्रोवाइड करके रखा है जिसका विड्थ है बी और इफेक्टिव डेप्थ है डी। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस एन का वैल्यू, एक होता है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस और एक होता है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। तुम लोगों को पिछले में बताए थे, जो एक फॉर्मूला मिला था ना हम लोगों को, बी इंटू एन बाई टी, याद है। देखो यहाँ पे हम लोगों को मिला था
b इंटू n बाई टी इज इक्वल टू m इंटू एस टी इंटू डी माइनस एन। यहाँ पे जो n का जो वैल्यू है इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, और यहाँ पे देखो ये जो फॉर्मूला मिला था, यहाँ पे जो n को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। इस दोनों का डिफरेंस हमने बताते हैं अभी। तो बैलेंस सेक्शन मतलब वो बैलेंस्ड है, उसका दोनों का स्ट्रेस इक्वल है, मतलब स्ट्रेस इन कंक्रीट इज इक्वल टू स्ट्रेस इन स्टील, उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस सेक्शन। तो बैलेंस सेक्शन में जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल टू होता है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। बट इसमें जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस मतलब जिस एक्सिस बराबर मेरा कंक्रीट में क्रैक होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। तो बैलेंस सेक्शन के केस में जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस होता है वो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का सेम होता है। मतलब यहाँ पे जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस इन कंक्रीट इज इक्वल टू स्ट्रेस इन स्टील होता है, और यहाँ पे एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल टू क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस मतलब जिस एक्सिस बराबर जब कोई क्रैक आता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। और एक्चुअल मतलब एक्चुअली है जो हम लोगों को मिला वहां पे जो फॉर्मूला जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है। तो बैलेंस सेक्शन क्या होता है जिसमें स्ट्रेस इन कंक्रीट इज इक्वल टू स्ट्रेस इन स्टील होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस सेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं ओवर एनफोर्स सेक्शन। ओवर एनफोर्स सेक्शन देखो, ओवर एनफोर्स का नाम पे इसका मीनिंग है। ओवर एनफोर्स सेक्शन इसका नाम से क्या पता चल रहा है? हाँ, इसमें रेनफोर्समेंट ज्यादा प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो मेरे पास मान के चलो, इसका भी ड्रॉ करके बताते हैं। हाँ, इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना आता है बैलेंस सेक्शन में वो भी बता देते हैं। देखो बैलेंस सेक्शन के केस में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होगा, जितना मेरा कंक्रीट के केस में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है उतना ही मेरा स्टील का भी होगा। तो इसमें जो मेरा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा सिग्मा एस टी इंटू एस टी इंटू डी माइनस एन बाई थ्री, इसमें इज इक्वल टू हो जाएगा 0.5 मतलब हाफ इंटू सिग्मा सी बी सी एन इंटू बी इंटू डी माइनस एन बाई थ्री। इसमें क्या है, स्ट्रेस इन कंक्रीट इज इक्वल टू स्ट्रेस इन स्टील है, तो इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी इक्वल हो जाएगा। तो बैलेंस सेक्शन मतलब वो बैलेंस ही है रहेगा। तो इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होगा, सिग्मा एस टी इंटू डी माइनस एन बाई थ्री इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू सिग्मा सी बी सी इंटू एन इंटू बी इंटू डी माइनस एन बाई थ्री। क्लियर है? बैलेंस सेक्शन क्लियर है? इसके नेक्स्ट आ जाते हैं ओवर रेनफोर्स सेक्शन। तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन में हम लोगों ने स्टील बहुत ज्यादा परसेंटेज इसमें प्रोवाइड करते हैं, मतलब कंक्रीट जितना अमाउंट लेते हैं उसका ज्यादा अमाउंट हम लोग स्टील लेते हैं। मतलब सपोज मान के चलो ये मेरे पास कोई सेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे बीच में न्यूट्रल एक्सिस गया, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत ज्यादा परसेंटेज हम लोग प्रोवाइड करके रखे हैं। तो इसके वजह से जो मेरा लोड आएगा, सपोज इसमें लोड आया, तो लोड के वजह से क्या होगा, मेरा स्टील ज्यादा प्रोवाइड है तो स्टील का कोई क्रैक नहीं आएगा। क्रैक किस में आएगा, मेरा कंक्रीट वाले एरिया पे क्रैक आएगा। और कंक्रीट में क्रैक आएगा वो तुरंत क्रैक होके नीचे गिर जाएगा, हम लोग को पता भी नहीं चलेगा इसमें क्रैक आ रहा है, वो कोई शो ऑफ भी नहीं करेगा, मतलब एक क्रैक होके तुरंत गिर जाएगा। हम लोगों को कोई शो ऑफ भी नहीं करेगा, वो जो कोई क्रैक यहाँ से बाहर से भी पता नहीं चलेगा ओवर एनफोर्स सेक्शन में। तो यहाँ पे इतना स्टील प्रोवाइड करके रखा जाता है तो स्टील पूरा डायरेक्ट एज इट इज रहता है, इसका कोई क्रैक नहीं आता है, बट कंक्रीट गिर जाता है। जब ज्यादा लोड आ जाता है तो कंक्रीट एक टाइम होगा पूरा वो गिर के कोई क्रैक नहीं शो करता, डायरेक्ट गिर जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ओवर एनफोर्स सेक्शन। इसमें स्ट्रेस इन कंक्रीट मतलब देखो कंक्रीट मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस में आ जाता है, किंतु स्टील एज इट इज रहता है, इसका कोई कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे सिग्मा सी का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन होता है सिग्मा एस से,
मतलब स्ट्रेस इन कंक्रीट ग्रेटर देन होता है स्ट्रेस इन स्टील, क्योंकि यहाँ पे स्टील हम लोगों ने ज्यादा प्रोवाइड करके रखी, तो ज्यादा प्रोवाइड किए करके रखेंगे तो स्टील ऐसा भी तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस झेल सकता है, तो कंक्रीट उतना नहीं कर पाता है, तो कंक्रीट उसमें डायरेक्ट चांस होता है इसका मैक्सिमम स्ट्रेस में आके वो गिर जाता है। इसीलिए इस ओवर एनफोर्स सेक्शन में स्ट्रेस इन कंक्रीट ग्रेटर देन होता है स्ट्रेस इन स्टील, होता है कि नहीं? नहीं समझ में आया मेरे को। तो स्ट्रेस किस में ज्यादा होके गिर रहा है, मतलब किसका क्रैक हो रहा है, किसका स्ट्रेस मैक्सिमम हो रहा है? हम लोगों ने कंक्रीट में हो रहा है ना स्टील में हो रहा है? हम लोगों ने कंक्रीट से ज्यादा हम लोगों ने स्टील प्रोवाइड करके रखे हुए हैं, तो स्ट्रेस हमारा किस में ज्यादा हो रहा है? कंक्रीट में आ रहा है स्ट्रेस ज्यादा ना स्टील में आ रहा है स्ट्रेस ज्यादा? किसका स्ट्रेस ज्यादा? कंक्रीट में स्ट्रेस आ रहा है, क्योंकि इसी वजह से तो मेरा कंक्रीट गिर रहा है। स्टील हम लोगों ने ज्यादा प्रोवाइड करके रखे, ओवर एनफोर्स सेक्शन ज्यादा स्टील रखे, तो स्ट्रेस किसका ज्यादा हो रहा है? स्ट्रेस इन कंक्रीट का ज्यादा हो रहा है, तो सिग्मा सी इज इक्वल टू सिग्मा एस होगा कि नहीं? क्लियर है? तो इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसका रेस्पेक्ट में होगा? जो मेरा कंक्रीट वाले कंप्रेशन एक्शन की वजह से हम लोगों ने जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिए थे उसका रेस्पेक्ट में होगा, क्योंकि मेरा कंक्रीट का स्ट्रेस ज्यादा है, कंक्रीट का स्ट्रेस ज्यादा है, कंक्रीट टूट के नीचे गिर रहा है, स्टील एज इट इज रह रहा है, स्टील का कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ना वो टूट रहा है ना कुछ हो रहा है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम लोगों ने लेते हैं और कंप्रेशन वाला एक्शन की वजह से जितना लिए थे उतना ही होगा, तो इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होगा? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो हम लोगों ने लिए थे, कितना लिए थे? हाफ इंटू सिग्मा सीबीसी इंटू एन, यहाँ पे एन का वैल्यू एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है, एन इंटू बी इंटू डी माइनस एन बाई थ्री, ठीक है, डी माइनस एन बाई थ्री। तो इसका रेस्पेक्ट में हम लोगों ने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लेंगे, क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो कंक्रीट में क्रैक आ रहा है स्टील एज इट इज है, इसीलिए हम लोगों ने जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लेंगे वो कंक्रीट के रेस्पेक्ट में लेंगे, तो मेरा कितना वैल्यू आएगा? हाफ इंटू सिग्मा सीबीसी इंटू एन इंटू बी इंटू डी माइनस एन बाई थ्री, ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे देखो जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस आएगा, ये तो मेरा कंक्रीट में क्रैक आ रहा है, तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस जो आएगा वो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, ये मेरा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है, इसका जो वैल्यू है एन इंटू ए, बट इससे मेरा ऊपर रहेगा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, जेहेतु मेरा कंक्रीट में क्रैक आ रहा है तो कंक्रीट के रेस्पेक्ट में मेरा एक्चुअल क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस जाएगा, तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस मेरा कंक्रीट के रेस्पेक्ट में जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा? मतलब एन का जो वैल्यू है मेरा एनसी से ज्यादा है कि नहीं? तो यहाँ पे ओवर एनफोर्स सेक्शन के केस में जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस एन का जो वैल्यू है वो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से ज्यादा होता है, ये भी हम लोगों ने चेक करते हैं, ये मेरा सेक्शन ओवर एनफोर्स है ना अंडर एनफोर्स सेक्शन है, तो एक्चुअल और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ का हिसाब से भी हम लोग चेक करते हैं, जो मेरा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से ज्यादा हो रहा है तो ये मेरा ओवर एनफोर्स सेक्शन है, तो हम लोगों ने ओवर एनफोर्स सेक्शन का हिसाब से उसको डिजाइन करते हैं सेक्शन को। तो उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है मेरा अंडर एनफोर्स सेक्शन, तो अंडर एनफोर्स सेक्शन हम लोगों ने किसको बोलते हैं? अंडर एनफोर्स सेक्शन मतलब कुछ आइडिया है? अंडर एनफोर्स, हम्म बोलो। हम्म तो यहाँ पे
यहाँ पे जो स्ट्रेस कौन सा डिफरेंस होगा, यहाँ पे अंडर रेनफोर्स सेक्शन में जो मेरा स्ट्रेस होगा सिग्मा एस का वैल्यू सिग्मा सी से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, यहाँ पे हम लोगों ने जो स्टील प्रोवाइड करते हैं कंक्रीट का एरिया से इसका कम एरिया का स्टील हम लोगों ने प्रोवाइड करते हैं। तो सपोज मेरा मान लो मेरा बिल्डिंग में लोड आ रहा है, तो इसके वजह से क्या होगा, ये जो स्टील हम लोगों ने कम रखा है, ओवर नहीं रखा है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, मतलब हम लोगों ने स्टील कम परसेंटेज प्रोवाइड किए। जितना मेरा कंक्रीट जितना एरिया का हम लोगों ने प्रोवाइड किया उससे कम हम लोगों ने स्टील प्रोवाइड किए, तो इसके वजह से लोड आएगा। तो इस सेक्शन में क्या होगा, जो स्टील है वो थोड़ा बेंड होने का कोशिश करेगा, बीच में न्यूट्रल एक्सिस है, तो ये क्या करेगा, बेंड होने का कोशिश करेगा। तो बेंड होने का कोशिश करेगा तो मेरा कंक्रीट में क्रैक शो होगा कि नहीं। तो हम लोगों ने इसको देख के रिपेयर कर सकते, बट ओवर एनफोर्स सेक्शन डायरेक्ट वो कोई क्रैक नहीं शो करता है, वो डायरेक्ट ब्रिटल फॉर्म में हो रहता है, वो डायरेक्ट टूट के पूरा गिर जाता है, वो कोई क्रैक नहीं शो करता। इसीलिए हम लोगों ने अंडर एनफोर्स सेक्शन को प्रेफर करते हैं, ओवर एनफोर्स सेक्शन को प्रेफर नहीं करते हैं। तो और ओवर एनफोर्स सेक्शन अनइकोनॉमिक होता है, क्योंकि हम लोगों ने अनइकोनॉमिक किस लिए, हम लोगों ने ज्यादा स्टील प्रोवाइड कर दे रहा, उतना मुझे जरूरत भी नहीं है, तो उतना स्टील का तो प्राइस भी तो ज्यादा ही होता है, तो इसीलिए वो अनइकोनॉमिक होता है। अंडर एनफोर्स सेक्शन में हम लोगों ने कम परसेंटेज स्टील प्रोवाइड करते, तो मेरा पैसा भी कम लगेगा, तो इकोनॉमिक सेक्शन है। तो अंडर इन्फो सेक्शन में जो मेरा स्ट्रेस किस में ज्यादा हो रहा है, इसमें मेरा स्ट्रेस देखो, ये मेरा स्टील जो है मैक्सिमम स्ट्रेस में आके उसने बेंड कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे जो सिग्मा एस का जो वैल्यू है वो मेरा सिग्मा सी से ज्यादा है कि नहीं बोलो। सिग्मा एस ग्रेटर देन सिग्मा सी है, तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आएगा वो हम लोगों ने किसका रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे, स्टील के लिए टेंशन वाले एक्शन के लिए ना कंप्रेशन वाले एक्शन के लिए हम लोगों ने कैलकुलेट करेंगे जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। हम लोगों ने स्टील में ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है, तो हम लोगों ने स्टील के रेस्पेक्ट में हम लोगों ने कैलकुलेट करेंगे, तो मेरा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होगा फॉर द टेंसाइल एक्शन के लिए, वो होगा मेरा सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस एन बाई 3। तो मेरा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर द अंडर रेनफोर्स सेक्शन के केस में मेरा जो वैल्यू होगा वो होगा सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस एन बाई 3। होगा कि नहीं होगा, होगा। तो हम लोगों ने इसमें मेरा जेहेतु स्टील का स्ट्रेस मैक्सिमम हो रहा है, तो मेरा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे आएगा, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो उसका नीचे आएगा, क्योंकि टेंशन वाले एरिया में मेरा क्रिटिकल जो न्यूट्रल एक्सिस है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा, जो मेरा एन सी का जो वैल्यू है, जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का वैल्यू मेरा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस से ज्यादा है। अंडर इन्फो सेक्शन में वही हो रहा है ना, जो मेरा स्टील में स्ट्रेस हो रहा है, तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस नीचे आ जाएगा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस से, तो एनसी का वैल्यू एन है, होगा कि नहीं, होगा। तो मेरा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का वैल्यू एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस से ज्यादा हुआ तो वो मेरा अंडर इन्फोर्स सेक्शन में आएगा, और अंडर इन्फोर्स सेक्शन के केस में जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा वो टेंशन वाले एरिया के केस में जितना आया था उतना ही होगा। तो क्योंकि मेरा स्टील में स्ट्रेस आ रहा है, स्टील मेरा बेंड हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, स्टील बेंड हो रहा है, इसी वजह से कंक्रीट में क्रैक्स हो रहा है। तो इसी वजह से इसको हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर को हम लोग इजीली उसको रिपेयर कर सकते हैं। रिपेयर हम लोग जल्दी करना है, क्योंकि हम लोग का क्रैक आ गया स्ट्रक्चर में, और ओवर इन्फो सेक्शन में कोई क्रैक नहीं शो करेगा, डायरेक्ट गिर जाता है मेरा स्ट्रक्चर, तो कोई शो नहीं करेगा। तो इसी वजह से हम लोगों ने अंडर इन्फो सेक्शन को प्रेफर करते जब डिजाइन करते, ओवर इन्फो सेक्शन को हम लोगों ने प्रेफर नहीं करते हैं। तो ये मेरा डिफरेंस है बैलेंस सेक्शन, अंडर इन्फो सेक्शन एंड ओवर इन्फो सेक्शन, याद रहेगा, समझ में आया सबको।
अच्छा, आईएस कोर्ट ने एक बात बताया है, जो आईएस कोर्ट ने सिग्मा एसटी का भी वैल्यू भी बात करके रखा है। जो सिग्मा एसटी का वैल्यू जो होगा 140 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर फॉर माइल्ड स्टील के केस में, मेरा जो वैल्यू है माइल्ड स्टील के केस में सिग्मा एसटी का वैल्यू उतना है, आईएस कोर्ट ने अपना बता के रखा है। और एक होता है सिग्मा एसटी का वैल्यू 230 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ये मेरा एच वाई एच डी स्टील